अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी वर्णमाला का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने स्वर कंप्लीट कर लिया था, स्वर तक सारा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो हमारा बचा है वो है व्यंजन। व्यंजन से जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम साथ के साथ आपको बताते चलेंगे। अभी व्यंजन से काफ़ी नए क्वेश्चंस भी बनकर आ रहे हैं, जैसे कि आपका मसूड़ा व्यंजन किसे कहते हैं और आपका अर्ध स्वर किसे कहते हैं। कि अर्ध स्वर ये व्यंजन के अंदर आता है, ना कि स्वर के अंदर। तो ऐसे कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो कि हमको साथ के साथ डील करने हैं, तो इनको देखते हैं साथ के साथ। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में जो हमें पढ़ना है वो है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन में हमें इतनी ज़्यादा परिभाषाएं याद नहीं करनी है। इसमें सबसे पहले बस हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, वे वर्ड या वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वह व्यंजन कहलाते हैं। हमें ज़्यादा याद नहीं करना है कुछ भी इसमें। दूसरा आता है आपका, इनकी संख्या पूछी जाती है। तो संख्या एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो व्यंजन की जो संख्या होती है वो रहती है आपकी 33। व्यंजन की संख्या जो होती है वो रहती है आपकी 33। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन्हें हम कहते हैं तो का वर्ग जो होता है उसे कहते हैं हम कंठ, और चा वर्ग जो होता है उसे कहते हैं तालव्य, और टा वर्ग जो होता है उसे कहते हैं मूर्धन्य, और ता वर्ग जो होता है उसे कहते हैं दंत्य, और पा वर्ग जो होता है उसे कहते हैं हम ओष्ठ्य। अभी यहाँ क्या है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो जितने भी वर्ड हैं इनकी संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। लेकिन यहाँ पर कितना है? 33। तो इसके लिए हमें कुछ और भी वर्ड लेने होंगे जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पहला है आपका अंतस्थ व्यंजन। इसे एक और नाम से जाना जाता है अर्धस्वर। ये अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर क्या होता है? तो याद रखिए, जिनके जिनके उच्चारण में प्राण वायु में अवरोध कम हो, जिनके उच्चारण में प्राणवायु में अवरोध कम हो, तो वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर। यहाँ से इस परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, तो इस परिभाषा को भी याद रखना है। और एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? या, रा, ला, बा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर ये बा से बकरी वाला बा नहीं आएगा, यहाँ पर बा से वकील वाला बा आएगा। इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन में ये भी देता है कि ये वाला भी रख देता है और बा से बकरी वाला भी रख देता है। तो आपको ये वाला टिक करना है, वो वाला टिक नहीं करना है। दूसरा, या, रा, ला, बा। 25 के बाद हम 4 जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कहाँ से? ऊपर से जोड़ेंगे। या, रा, ला और बा, ये हमें जोड़ने हैं 4। यहाँ पे अब पहले ये 25 थे, अब कितने हो गए? 25, 26, 27, 28, 29, 29 हो गए। अभी बचे हैं हमारे 4। तो वो 4 क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है, इसे मिटा देते हैं अभी हम।
इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा ऊष्मी व्यंजन। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब ये क्या होते हैं, देखिए परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको परिभाषा भी याद रखनी है साथ के साथ। ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, वे वर्ण वे व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु में घर्षण हो और अवरोध हो, उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्मी व्यंजन या संघर्ष व्यंजन। अब इन्हें कैसे लगाना है आपको, तो इन्हें लगाओगे आप नीचे से ऊपर लेकिन एक छोड़कर, तो पहला छोड़ देंगे, अब दूसरे से लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल होते हैं इसके सा 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 और हा। इन्हें आप यहाँ फिट करते हैं तो कैसे होगा, सा 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 और हा, सॉरी सा 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 और हा। तो यहाँ पर आप इसे काउंट करोगे अब आप इन्हें, तो यहाँ पर 25 ये पहले थे और यहाँ पर 8 अब हो गए, तो ये टोटल आपके 33 होते हैं टोटल। देखिए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो टोटल 33 हो गए। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसका सबसे ज़्यादा याद रखना है कि ये बा जो होता है ये बा से वकील वाला लगाते हैं, इसमें बा से बकरी वाला बा नहीं लगाते हैं। दूसरा यहाँ पर ये जो होते हैं ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन कर बोलते हैं, साथ के साथ इसे संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें पढ़ना है वो है प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद। प्राणवायु के आधार पर जो वर्णों के भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम निकले। यहां देख लेते हैं हम महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक निकले। जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक निकले वो क्या कहते हैं, महाप्राण। और जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम निकले वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण का तब भी जब कभी भी आपको देखना हो कि कौन सा वर्ड अल्प प्राण होगा या कौन सा वर्ड महाप्राण होगा, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसी का आपको यूज करना है। वैसे याद भी आप करो तो याद कर लेना, वरना एक ट्रिक्स की सहायता से आप देख लेना। जैसे कि अब देखिए जो परिभाषा है उसमें साफ साफ दिया गया है प्राणवायु कम निकले और प्राणवायु अधिक निकले। जब कभी भी आप का वर्ग को का वर्ण जो है इसे उच्चारित करोगे तो बोलोगे का, और खा को उच्चारित करोगे तो थोड़ा लंबा जाता है।
जिसको उच्चारण करने में थोड़ा लंबा जाए वो होगा आपका महाप्राण, और जिसका उच्चारण करने में जो लंबा ना जाए वही रुक जाए तो वो होगा आपका अल्प प्राण। देखते हैं कैसे। का पहला वर्ण, खा ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। ठीक, तो ये का जो होगा पहला अल्प प्राण, और दूसरा छोड़ देंगे, इसके बाद ले लेंगे हम तीसरा, इसके बाद चौथा छोड़ देंगे और पांचवा। पहला लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा छोड़ेंगे, पांचवा लेंगे। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। यहाँ पर वर्गों में स्थान पूछा जाता है कि अल्प प्राण का वर्गों में स्थान क्या है, तो आपको स्थान क्या बताना है, पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, स्थान किसमें, वर्ग में, अल्प प्राण का। और महाप्राण का क्या होगा, महाप्राण का आप ले लीजिए यहाँ पर दूसरा, पहला अल्प प्राण होता है तो ये दूसरा, तीसरा अल्प प्राण होता है तो चौथा, तो दूसरा और चौथा, दूसरा और जो चौथा स्थान है वो किसका है, महाप्राण का। यहाँ पर जो अल्प प्राण और महाप्राण में कुछ और भी जो व्यंजन हैं वो जोड़े जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। जो महाप्राण होता है इसमें हम जोड़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों को इसमें जोड़ा जाता है, तो वो क्या होते हैं, सा, सा और हा। इनका आप उच्चारण करोगे तो इनका उच्चारण भी लंबा जाता है, प्राण वायु अधिक निकलती है। देखिए सा हा, किसी को भी बोलोगे तो आपका उच्चारण जो होगा वो लंबा जाएगा, प्राण वायु जो होगी वो अधिक निकलेगी। यहाँ पर अल्प प्राण में हम किसे जोड़ते हैं, तो अल्प प्राण में हम लेते हैं आपका अर्धस्वर, अर्धस्वर या उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ। ये कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके या, र, ल, ब। देखिए आप ब बोल के देखिए ब वही खत्म हो जाएगा, लेकिन हा बोल के देखिए ह वो आगे तक जाएगा। ला बोल के देखोगे तो ला वहीं पर रुक जाएगा, ल वहीं पर रुक गया, लेकिन सा बोल के देखिए तो थोड़ा आगे जाता है। जब कभी भी प्राणवायु अधिक निकलेगी तो वो हो जाएगा आपका महाप्राण, जब प्राणवायु कम निकलेगी तो वो हो जाएगा आपका अल्प प्राण। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हमें पढ़ना है वो है गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। इसमें आपके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है आपका घोष या सघोष, दूसरा होता है आपका अघोष। तो इन्हें देखते हैं। पहला घोष या सघोष, घोष या सघोष, और दूसरा होता है आपका अघोष। घोष या सघोष क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में प्राण वायु में जिनके उच्चारण में प्राणवायु में कंपन होता है तो वो क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष। दूसरा, जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में प्राणवायु में कंपन ना हो
उसे क्या कहते हैं हम, अघोष। और जिनकी उच्चारण में प्राणवायु में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं, घोष या सघोष। तो घोष या अघोष में आपसे वर्ड पूछा जाता है, यानी कि किसी भी वर्ग में कौन सा स्थान है। यदि घोष की बात की जाए तो इसका होता है आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। स्थान की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा, ये होते हैं आपके घोष या सघोष। इसके बाद अघोष में बात करें तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या हो जाते हैं, अघोष। यानी कि का, ये का, चा, टा, ता, पा, ये क्या होंगे, खा, छा, ठा, था, फा, ये सारे क्या होंगे, ये सारे घोष होंगे। और बाकी के ये सारे जितने भी होते हैं ये सारे आपके घोष और सघोष में आते हैं। इसके बाद इसमें कुछ और भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि इसमें जोड़ते हैं हम तुम्हारे अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर। तो वो कौन से होते हैं, या, रा, ला, बा। इसमें एक और जुड़ता है जिसे हम कहते हैं हा, जो कि आपका ऊष्म व्यंजन का होता है। किसका होता है, ऊष्म व्यंजन का। यहाँ पर अघोष में जोड़ा जाता है ऊष्म व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन को। तो ऊष्म व्यंजन में क्या आते हैं तुम्हारे, सा, 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 और जो हा होता है वो जुड़ जाता है आपका घोष या सघोष में। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज, घोष या अघोष का, घोष या सघोष का स्थान कौन सा होता है किसी भी वर्ग में, तो तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिए, काफी बार पूछा गया है। और अघोष का स्थान क्या होता है, पहला और दूसरा। अघोष देखिए हम पढ़ रहे हैं गूंज या नाद के आधार पर, यानी कि कंपन के आधार पर। तो कंपन के आधार पर घोष या सघोष में क्या होगा, प्राणवायु में कंपन हो। और अघोष में क्या होगा, जिनके प्राणवायु में कंपन ना हो, जिनके उच्चारण से। सबसे पहली बात, ये जो आ है ये आपको हम बता देते हैं। जब कभी भी किसी शब्द से पहले यदि आ लग जाए तो आप याद रखना उसका अर्थ होता है ना या नहीं, आ का अर्थ। क्योंकि आ जो होता है वो आपका संस्कृत का उपसर्ग होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से बताइए संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, तो आ जो होता है वो संस्कृत का उपसर्ग होता है। ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें पढ़ना है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंठे जो होता है, यानी कि आप अच्छे से जानते हो ये कंठ होता है, ये सारे हमारे उच्चारण स्थान हैं, जो कि हमारे कंठ होता है, तालु होता है, हमारा मूर्धन्य होता है, दंते होते हैं और ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि कंठ जो होता है वो का वर्ग होता है। ये वाली चीज़ सब याद कर लेते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लेते हो। इसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे और भी वर्ड हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहला अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी इसके अंदर चले जाते हैं। जैसे कि अंतस्थ व्यंजन को कभी भी इसके अंदर सेट करना है तो आप ऊपर से स्टार्ट कीजिए और सेकंड वाले से स्टार्ट कीजिए। तो या, रा, ला और बा। अब देखिए तालव्य जो है उसके साथ में क्या जुड़ा है, या। मूर्धन्य के साथ क्या जुड़ा है, रा। दंते के साथ क्या जुड़ा है, ला। और ओष्ठ के साथ क्या जुड़ा है, बा। जो भी ये वाला बा, तो दोनों ही बा आ जाते हैं इसमें। अब इसके बाद जो दूसरे वर्ड हैं वो हैं आपके ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन को फिट करना है तो ऊष्म व्यंजन को नीचे से फिट करेंगे और दूसरे से स्टार्ट करेंगे। तो सा, सा, सा और हाँ। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ये ट्रिक है याद करने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि जो कंठे होता है इसमें आपका छोटा आ,
बड़ा आ और एक जुड़ जाता है आपका विसर्ग। ये विसर्ग काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है और ये हा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठे होता है। इसके बाद जो आता है आपका तालव्य। तालव्य में या और सा आपको जो ऐड करना है, इसके साथ साथ एक और ऐड होता है ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। अब इसके बाद जो मूर्धन्य है, मूर्धन्य में आपका टा वर्ग तो पूरा आता ही है, साथ में रा और सा आते हैं। रा और सा को कैसे फिट करना है ये हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको एक और इसमें ऐड करना है, वो होता है री से ऋषि, री, ये ऐड करना है इसमें। अब इसके बाद इसमें कोई भी ऐड नहीं करना है आपको। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, देखिए दोनों बा इसमें जुड़े हुए हैं। ओष्टे जो होता है, ओष्ट में दो वर्ड और होते हैं, वो होता है आपका उ, छोटा उ और बड़ा उ, ये दो और ऐड करने होते हैं। यहाँ पर इससे आगे और कुछ भी नहीं है। अब याद रखिए कंठे जो होगा वो का वर्ग होगा, पूरा का वर्ग जो होगा वो कंठे होगा। उसके बाद तालव्य, तालव्य वो होगा चा वर्ग होगा। मूर्धन्य होगा टा वर्ग, दंत्य होगा आपका ता वर्ग, ओष्ठ्य होगा पा वर्ग। बाकी के जो बचे वो हमने आपको फिट करना बता दिया है। इसमें छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग, छोटी ई बड़ी ई, और री से ऋषि और छोटे उसे उल्लू और बड़े उसे ऊन, ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐड करना नहीं है, यहाँ पर ये इतना ही रहता है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, कंठे, तालव्य, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। अभी हमें इन दोनों को पढ़ना है। इन दोनों से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या रहते हैं इसके, तो इनका नाम क्या होता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त वर्ण किसे कहते हैं। तो इन दोनों को उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, डा और ड़ा को। इसके बाद ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा आता है कि द्विगुण किसे कहते हैं, द्विगुण, द्विगुण किसे कहते हैं। तो द्विगुण भी इन दोनों को ही कहते हैं। और लेकिन द्विगुण कहने का कारण क्या होता है, क्योंकि इनके नीचे जो बिंदु लगी होती है, इसके कारण इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं। अब क्वेश्चन काफ़ी डीप में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके नीचे जो बिंदु लगी हुई है इसे क्या कहते हैं। बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। बिंदु को क्या कहा जाता है, तो नुक्ता कहा जाता है। इसे द्विगुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके नीचे बिंदु लगी होती है। अन्य नाम क्या है, उत्क्षिप्त वर्ण। इसके बाद इसका एक और नाम है, उसे भी देखते हैं। तीसरा ताड़न जात। इन्हें ताड़न जात क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जब भी आप उच्चारण करोगे, जब कभी भी इनका उच्चारण करोगे ड़ा ड़ा, तो ऐसा होता है जैसे कि सबसे पहले जीवा ऊपर वाले तालु से छूलती है और फिर उसके बाद झटके से नीचे जब फर्श पर गिरती है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, डा, और डा को ताड़न जात। ताड़न जात का अर्थ होता है, अर्थ की बात करें, पीटना, पीटना। हम अपनी इनका उच्चारण जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जबान को सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं, फिर एकदम से नीचे पटकते हैं। तो इसीलिए इसका पीटना यानी कि ताड़न जात, ये भी नाम पड़ जाता है इसका। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें पढ़ना है वो है मसूड़ा व्यंजन।
तो मसूड़ा व्यंजन जो होता है, इसको याद करने की हम आपको एक छोटी सी ट्रिक देंगे, इससे आपको ये याद हो जाएगा। सबसे पहला आप लिखिए सजन, स-ज-न, सजन। इसके बाद लिख लीजिए आप रा ल या फिर ल र, जैसा आप लिखना चाहें जैसा लिख लीजिए, र ल। तो सबसे पहला सजन क्या हो जाएगा, स ज न और रा और ला, ये आपको याद हो जाएगा सजन से। ये वाला इतना है, ये आपको सजन से याद हो जाएगा। इसके बाद ये रा और ला जो है, इसे आप याद कर लीजिएगा, रा ला लगा लीजिए या फिर ला और रा लगा लीजिए। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा होता है, तो ये जो होता है इसे रा बोलते हैं। रा जो होता है इसे लुंठित या प्रकंपित बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका, वो आता है पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, पार्श्विक पूछा जाता है तो पार्श्विक जो होता है वो होता है हमारा ला। पार्श्विक में क्या आता है, वो आता है आपका ला। इसके बाद देखना है हमें संयुक्त व्यंजन। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि दो व्यंजनों से, दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं हम, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब ये होता है कि दो से मिलकर बने। तो सबसे पहला छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल और ज्ञा ज्ञानी, ये आपके चार होते हैं। यहाँ पे ये चार होते हैं। अब ये छा क्षत्रिय होता है, ये किससे बनता है, का और सा से मिलकर बनता है छा क्षत्रिय। त्रा त्रिशूल किससे मिलकर बनता है, ता और रा से। ता और रा से मिलकर क्या बनता है, त्रा त्रिशूल। ज्ञा ज्ञानी किससे मिलकर बनता है, जा प्लस अय्या। जा और अय्या से मिलकर क्या बनता है, ज्ञा ज्ञानी। और सरा किससे बनता है, सा और रा से। सा प्लस रा, इनसे मिलकर क्या बनता है, सरा। तो आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले लुंठित या प्रकंपित रा होता है, पार्श्विक क्या होता है, ला होता है। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और सरा। छा क्षत्रिय होता है वो का और सा से मिलकर बनता है। त्रा त्रिशूल ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा ज्ञानी जा और अय्या से मिलकर बनता है। और सरा आपका सा और रा से मिलकर बनता है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है अभ्यंतर के आधार पर वर्णों के भेद। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अभ्यंतर के आधार पर यहाँ पर कौन सा वर्ण दिया हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए स्पर्श व्यंजन में जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो जितने भी व्यंजन होते हैं, जो कि जितने भी वर्ग होते हैं, वो सारे वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन होता है आपका, जब किसी वर्ण के उच्चारण में जब किसी वर्ण के उच्चारण में दो उच्चारण स्थानों का आपस में प्रयोग किया जाता है, तब वो कहलाता है उच्चारण स्पर्श व्यंजन। याद रखिएगा, दो उच्चारण स्थानों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में आपका लिया जाएगा, तो एग्जाम्पल में दिया जाए तो इसका का,
ये सारे क्या होंगे, वर्ग होंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सारे वर्ग किस में आ जाएंगे, स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। ये सारे वर्गों के अंदर जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, वो सारे स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में क्या होता है कि आपके चा वर्ग आता है। क्या आता है, चा वर्ग, चा वर्ग। जैसे चा चम्मच, छा छाता, सॉरी, जा जहाज, ठीक है, चा चम्मच, झा छाता, जा जहाज, जा झंडा। इसके बाद आता है संघर्षी। संघर्षी में क्या होता है, तो देखिए संघर्षी में आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सा और हा। तो आ जाएगा आपका सा और हा। इसके बाद आता है संघर्षहीन या अर्धस्वर। संघर्षहीन या अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो संघर्षहीन या अर्धस्वर आपका अंतस्थ व्यंजनों को ही कहा जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, या, रा, ला और बा। इसके बाद हम बात करते हैं कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। इनको आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक होता है आपका ए से एड़ी और ए से ऐनक, और यहाँ पर आता है आपका ओ से ओकली और ओ से औरत। देखिए ये जो होते हैं ना, ये दो से मिलकर बनते हैं, ये कंठ और तालव्य। कंठ में क्या आता है आपका, आ आता है। तालव्य में क्या आता है आपका, ई आता है। आ और ई को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और आ और ए को ऐड करेंगे, ई, आ और ए को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये दोनों कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। आ और ई, ये सब किस में आते हैं, आ आता है कंठ में और तालव्य में आता है आपका ई। इसी प्रकार से कंठोष्ठ में, कंठ में क्या आता है आपका, आ आता है, और ओष्ठ में क्या आता है आपका, ऊ आता है। तो आ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। अभी इसी ओ को, इसी सॉरी ये ओ हो जाएगा, ये ओ होगा। तो कंठ में आ, ये क्या हो जाएगा, ओ इजुकल टू क्या हो जाएगा, ओ। ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो स्पर्श व्यंजन में सारे वर्ड आ जाते हैं जो कि सारे वर्गों में आते हैं, ठीक। उसके बाद स्पर्श संघर्षी में सिर्फ चा वर्ग आता है। इसके बाद संघर्षी में आता है आपका जो आपके सा हा, जो कि आपके ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद संघर्षहीन या अर्धस्वर में क्या कौन से आएंगे, तो अंतस्थ व्यंजन आएंगे, या, रा, ला, बा। उसके बाद कंठोष्ठ, जो कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य। तो कंठ और तालव्य से जो मिलकर बना है उसे क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। तो यानी कि ये दोनों कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर बनते हैं। कंठ ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ इन दोनों से मिलकर जो बने हैं वो होते हैं ये दोनों। तो ए से एड़ी और ए से ऐनक ये किस में आ जाएंगे, कंठ तालव्य में। और कंठोष्ठ में क्या आ जाएंगे, ओ से ओकली और ओ से औरत। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें पढ़ना है वो है आपका नासिक या पंचम वर्ण। नासिकीय या पंचम वर्ण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो नासिकीय या पंचम वर्ण कौन से होते हैं, तो हमेशा याद रखिए किसी वर्ग का जो लास्ट का वर्ण होता है, किसी वर्ग का लास्ट का जो वर्ण होता है वही होता है आपका नासिकीय या पंचम वर्ण। तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके नासिकीय या पंचम वर्ण। तो यहाँ आकर आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रैक्टिस सेट। तो इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो सब हम आपके प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।